क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप 100 में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों। और यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक हैं इला चंद्र जोशी, धीरेन्द्र वर्मा, नरदेव शास्त्री व तीर्थ मोहन राकेश। हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक हैं नरदेव शास्त्री व तीर्थ। इसके बाद दूसरा है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, राम प्रसाद निरंजनी। तो श्रद्धाराम फुल्लौरी भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना नहीं है। सम्राट चंद्रगुप्त, राष्ट्र जीवन की दिशा, जगत गुरु शंकराचार्य, वैचारिकी शौर्य और बोध। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैचारिकी शोध एवं बोध ये वाली नहीं है, ठीक है। वैचारिकी शोध और बोध किसकी रचना है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सब रंग और कुछ राग निबंध के लेखक हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश। तो सब रंग और कुछ राग के लेखक हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन अज्ञेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्यों का आद्य देश के लेखक हैं अंगा नंबर, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर संपूर्णानंद राय, कृष्णदास वासुदेव अग्रवाल। तो आर्यों का आद्य देश के लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 का, नागार्जुन की रचना है भस्मांकुर, मेघनाद वध, शिल्पी, विशाख। तो वो भस्मांकुर सही हो जाएगा, ठीक है। नागार्जुन की रचना है भस्मांकुर। और मेघनाद वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की, शिल्पी है सुमित्रा नंदन पंत की और विशाख है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। इसके बाद 2 का खा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? तो साकेत द्विवेदी युग से संबंधित है और मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और यामा महाकाव्य महादेवी वर्मा का है, ठीक है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। इसके बाद अगला रचना है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? बावरा अहेरी अज्ञेय की है, सुनहले सवाल ये भी है, इत्यलम ये भी है, रेणुका नहीं मेरे प्यारे बच्चों, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रीतकाल के किस कवि को वीर रस की रचना की है? रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो महाकवि भूषण सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। चंद्रप्रभा, प्रादक्षिणा, सरयू पार की यात्रा, प्रेम प्रलाप। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? तो प्रादक्षिणा नहीं है, ठीक है। प्रादक्षिणा किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रादक्षिणा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं 2-2 अंक के। तो जब गद्यांश को हल करते हैं तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेकलता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन के अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक ये हो गया। जहाँ पर दिख जाए राष्ट्र शब्द, ठीक है, भूमि शब्द, पृथ्वी शब्द, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि ये जो है राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल है, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आप लिख दीजिएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है।
राष्ट्रीय संस्कृत अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभाव को विस्मृत कर देना चाहिए और पारस्परिक प्रेम एवं व्यवस्था में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार के समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुख जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों की मिलन की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर देखेंगे, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल एवं समुद्र से की गई है। अदम्य और विरोधी शब्द का अर्थ होता है, अदम्य का अर्थ होता है प्रबल या प्रचंड, और अविरोधी का अर्थ होता है विरोध ना करने वाले, यहाँ अविरोधी रहेगा। ठीक है, इसके बाद है जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? तो जंगल और राष्ट्रीय जन में यह समानता है कि इसमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। फिर यहाँ पर देखते हैं अथवा वाला, ठीक है, क्योंकि दो पूछता है आपको, एक करना रहता है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक है। प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनों उत्सव की धूमधाम में मिट गई। तो यहाँ पर अशोक शब्द लिख जाए तो समझ जाना कि अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इस तरह से आप पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गया और दिनों दिन की धूमधाम में मिट गई। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तित होती ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृत के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृत को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृत धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक कौन है? सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई थी? तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो लेखक के अनुसार उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वह उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का होता है, 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है, पूरी होवे यदि तुमसे अन्य बातें हमारी। तो राधा पवन से कहती है, पवन यदि यदि पूरी हो, यदि मेरी बातें उनसे पूरी ना हो पाए तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, तुम मेरी इतनी विनती मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा। मेरे प्यारे श्रीकृष्ण के कमलों को, चरण कमलों को छू करके और प्यार के साथ वापस आ जाओ। जी जाऊंगा हृदय तल में तुझी को लगा के, मैं उसी को अपने हृदय से लगा करके, तुझी को अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगा। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। पवन दूत का पाठ का नाम है, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मैंने बता ही दिया। फिर है कमल पग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। नायिका किससे और क्या विनती कर रही है? तो नायिका पवन से विनती कर रही है कि वह उनकी बातें मान ले और उसके प्यारे कमल पग को छूकर लौटे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है? तो नायिका पवन को अपने प्यारे कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है, प्यारे श्री कृष्ण के। ठीक है, फिर है अथवा वाला, क्योंकि इसमें भी दो पूछता है आपको मेरे प्यारे बच्चों, एक करना रहता है। तो चलिए अथवा वाला भी देखते हैं। ठीक है, जल पंजर गत अब रहे अधीर अभागे, वह जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ ना और जन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, जो कुछ जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो यहाँ पर देखिए भरत शब्द आया हुआ है, ठीक है, राम शब्द आया है, तो ये लिया गया है केकेई के अंताप चैप्टर से, और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, चलिए देख लेते हैं। क्या शेष बचा कुछ ना और जन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है।
केकेई अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए मन को संबोधित करती हुई कहती है कि मेरे मन के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। इसके तुरंत बाद केकेई प्रश्न करती हुई कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में कोई अन्य भाव विद्यमान नहीं था? पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय है कि जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे, कि कहती है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। इस पद्यांश में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें रस है शांत। कौन सा रस है? शांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। तो केकेई अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ आए वह कहे और मेरा तिरस्कार करे, किंतु मेरा माता का पद तिरस्कृत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का होता है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हरिशंकर प्रसाद। तो इसमें से आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का हम जीवन परिचय, आपको साहित्यिक परिचय बताएंगे कैसे लिखना है। ठीक है, और 100% इस बार जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का पूछा जाएगा। तो आप उत्तर नंबर डालेंगे 5 का पहला जीवन परिचय। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। फिर हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके बाद रचनाएं हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्न है। पहला है निबंध संग्रह, कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या। फिर है शोध ग्रंथ, पाणिकालीन भारत। फिर है संपादन, पद्मावत और हर्षचरित। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 8 का खा नंबर है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक मिलेंगे आपको। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से हम किसका पढ़ेंगे? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का चलिए देखते हैं कैसे लिखना है आपको साहित्यिक परिचय। उत्तर नंबर 5 का खा का तीसरा, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है? साहित्यिक योगदान, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या किया। तो जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह उनके विषय तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। यह अनेक विषय तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। फिर रचनाएं हेडिंग डालेंगे, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, अथवा
कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता था और लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए, ये भी 80 शब्द में है और 5 अंक। तो इसमें हम देखेंगे पंचलाइट कहानी जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी थी। तो कैसे लिखना है आपको, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गाँव की दशा का वर्णन किया है। फिर हेडिंग डालेंगे सारांश। तो सारांश में लिखेंगे, महातो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी मारे खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुनरी जब यह देखती है कि कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है क्योंकि वह मुनरी के घर के पास आकर के फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं। इसके बाद आगे लिखेंगे, छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं तो लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुलरी काकी उसे बुलाने जाती है तो वह आ जाता है। उसके मन पर आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्प्रीट दे दो। इस पंचायत में स्प्रीट है नहीं। मुनरी गर्री का तेल ला कर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। उससे कहा जाता है कि अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है खंड खा। तो प्रश्न नंबर 8 का है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है। 7 अंक का होता है, 5 अंक अनुवाद के लिए और 2 अंक संदर्भ के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद कैसे लिखना है। बौद्ध युग में इमे माने ए, सिद्धांता माने सिद्धांत, व्यक्तिक जीवन से माने व्यक्तिगत जीवन के, अभ्युत्थानाय माने क्या होता है, उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयुक्त थे। यानी बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। परमाद, किंतु आज, इमे माने ए, सिद्धांता माने क्या होता है, सिद्धांत, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्राम माने राष्ट्रों की, परस्परम मैत्री सहयोग करणान माने परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण, विश्व बंधुत्व माने क्या होता है, विश्व बंधुत्व, चा माने और, विश्व शांति के, साधनान माने साधन, शांति माने हैं। बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन है। इसके आगे देखते हैं, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्रधानमंत्री काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांत अधिकृत एवं भवत। ठीक है। तो राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काले माने प्रधानमंत्री काल में पंचशील सिद्धांत माने पंचशील के सिद्धांतों को, ठीक है, अधनाकृत्य माने होता है स्वीकार करके ही, चीन देशेन माने चीन देश के साथ, सा माने साथ, भारत मैत्री माने भारत की मित्रता हुई थी। यतो ही उभावपि देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे, क्योंकि दोनों देश ही बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। इसके बाद आगे लिखेंगे, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांता, पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन माने क्या होता है, नौ, राजनैतिक माने नौ राजनैतिक स्वरूप स्वरूप धारण कर लिया है। ठीक है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के पंचशील सिद्धांता पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा वाला दिया है, 2 दिया हुआ है, 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है, तो इसको भी देखते हैं। यथोपकरणवाद जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक साधन संपन्न धनिक का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतस्व तो नासस्त वित्तेन इति, यानी धन जो है अमृता प्राप्त का साधन नहीं है। सा मैत्री उवाच, उस मैत्री ने कहा, एना नामृतम सयाम,
किमह तेन कुर्याम, यानी जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी, जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी, किमह तेन कुर्याम, उसे मैं लेकर क्या करूंगा, किम अहम, उसे मैं लेकर क्या करूंगी। यदि वो भगवान, हे भगवान, केवल अमृत साधनम जानत, यदि आप कोई अमृता प्राप्त का साधन जानते हो, तदेव मोह ब्रूहि, उससे हमें बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय ना सती तुम प्रिय भाष्य, प्रिय तुम पहले भी मेरी प्रिय रही हो और अब भी प्रिय भाष्य मतलब अच्छी बातें कर रही हो। ऐहि उपविश, आओ बैठो, व्याख्याम ते अमृत साधनम, मैं तुमसे अमृता प्राप्त के साधन की व्याख्या करता हूँ। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का होता है। प्रीणात यह सुचरते पितरम सा पुत्रो, ठीक है, यद्र भर्तृयो हिमत इच्छत तत् कलन्नम, तत्र मित्र आपद सुखे चा समक्रिय यद एत तत्रयम जगत पुण्य कृतो लभंते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ कैसे लिखना है। लिखा है, प्रीणात यह सुचरते पितरम सा पुत्र, जो जो अच्छे आचरण से, सुचरित्र माने क्या होता है, अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे, सा पुत्र, ऐसा पुत्र, यानी जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे, ऐसा पुत्र, यद भत्रेयो हिमत इच्छत तत्कलन्नम, और जो पति का ही हित चाहती हो, तत्कलन्नम, ऐसी स्त्री, तद मित्र आपद सुखे चा समक्रिया यद, और सुखे चा समक्रिया, आपद सुखे यानी दुख और सुख में एक जैसा व्यवहार करे, करने वाला मित्र, और सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला हो, ऐसा मित्र। एत त्रयम जगत पुण्य कृतो लभंते, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, जो अपने पिता को अच्छा आचरण से प्रसन्न करे, ऐसा पुत्र, और जो अपने पति का हित चाहती हो, ऐसी स्त्री, और जो मित्र सुख और दुख में समान समान व्यवहार करे, ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद है अथवा वाला, देखते हैं। अथवा वाला क्या है, अया लाजान उच्चे पथ वचनम आकाण ग्रहणी, यानी घर के बाहर, पथ माने क्या होता है, रास्ता, घर के बाहर खील बेचने वाले के द्वारा उच्च स्वर में, लाजा माने होता है खील। ठीक है, तो घर के बाहर खील बेचने वाले के द्वारा उच्च स्वर में, खील ले लो के, उच्च माने उच्च स्वर में, ठीक है, खील ले लो के, फिर से देखिएगा एक बार, अये लाजानुच्चे पथि वचनम आकर्ण ग्रहणी, यानी घर के बाहर, पथि माने रास्ते पर, खील बेचने वाले के द्वारा, लाजा माने खील होता है, खील बेचने वाले के द्वारा, उच्चई माने उच्च स्वर में, खील ले लो के, खील ले लो के, वचन माने शब्दों को, जैसे ही मेरी दीन वदना माने क्या होता है, दीन मुख वाली, गृहिणी माने पत्नी ने, आकर्ण माने सुना, शिशो कर्णो यतनात् सुपिहितवती, अपने बच्चों के कानों को संभाल कर अच्छी तरह से बंद कर लिया, मई छीणो पाए यदि कृतम दृश्य असुर बहले, और मुझ दरिद्र पर आंसुओं भरी नजर डाली, तदंता वह तदंता सल्यम, मैं तुमसे पुनरुद्ध मुझता, और मुझ दरिद्र पर आंसुओं भरी नजर डाली, वह बात मेरे हृदय में चुभ गई, तदंता सल्लम, मैं तुमसे पुनरुद्ध मुझता, उसे निकालने में आप ही सक्षम है। ठीक है, तदंता सल्लम में, और वह बात मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ गई, तुमसे पुनरुद्ध मुझता, उसे निकालने में आप ही सक्षम है। तो फिर से देखिएगा, घर के बाहर खील बेचने वाले के, घर के बाहर खील बेचने वाले के द्वारा उच्च स्वर में खील ले लो के शब्दों को जैसे ही मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने सुना, अपने बच्चों के कानों को संभाल कर अच्छी तरह से बंद कर लिया, और मुझ दरिद्र पर आंसुओं भरी नजर डाली, वह बात मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ गई, उसे निकालने में आप ही सक्षम है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 4 अंक का होता है, 2 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। तो संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम, तो दंडिना उक्तम संस्कृतम नाम देवी वाग वाक्यंता महर्षि, केन अमृत आशा नास्ति, वित्तेन अमृतस्व आशा नास्ति, वर्षा काले नगेंद्रा कीर्षा भवंत, वर्षा काले नगेंद्रा रम्या भवंत। इसके बाद है 10 का खा गा मेरे प्यारे बच्चों, रस अलंकार छंद से,
तो ये दो दो अंक के होते हैं, ठीक है। श्रृंगार अथवा करुण रस, यमक अथवा संदेह अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलीय छंद। तो यहाँ पर मैंने अलंकार का वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। और जल्द ही आपको रस का और छंद का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है निबंध 9 नंबर का। साहित्य और समाज, जनसंख्या वृद्धि, कारण एवं निवारण, भारत में आतंकवाद, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है 12 का पहला। नैनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम। कलाविव का संधि विच्छेद क्या होता है? कलो, कलो प्लस यू, ठीक है। आपका बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वृद्धा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वृद्धा का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वृद्ध प्लस धा, ठीक है। दा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है खा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, दिनम दिनम, इसमें है अव्ययीभाव समास क्योंकि प्रति उपसर्ग लगा है। चक्रपाण, इसमें है बहुब्रीहि समास। अनुदिनम, इसमें अनु उपसर्ग है तो इसमें भी अव्ययीभाव समास है। फिर मेरे प्यारे बच्चों है प्रार्थना पत्र। किसी व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो चलिए ये वाला प्रार्थना पत्र देखते हैं कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय। फिर यहाँ पर बैंक का नाम लिख देंगे, ठीक है, कुछ भी, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक। फिर बैंक शाखा का पता यहाँ पे लिखेंगे। फिर विषय लिख देंगे ऋण प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपका, यहाँ पे नाम लिख देंगे, पुत्र पुत्री जो भी हो। फिर अभिभावक का नाम लिख देंगे। फिर निवासी आप पता लिख देंगे, ठीक है। आपके बैंक का एक खाताधारक हूँ, मुझे व्यक्तिगत शिक्षा गृह व्यवसाय आदि जिससे भी लेना हो, इसमें से एक लिख सकते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा गृह व्यवसाय हेतु ऋण की आवश्यकता है। मेरी आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृपया मुझे राशि लिख देंगे का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपके बैंक द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हूं तथा आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, गारंटी दस्तावेज आदि संलग्न कर रहा हूं रही हूं। कृपया मेरे आवेदन पत्र शीघ्र कार्यवाही करें, ठीक है। कृपया मेरे आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही करें जिससे मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। फिर है धन्यवाद। फिर लिखेंगे यहाँ पर सादर, आपका नाम, आपका खाता संख्या, आपका संपर्क नंबर और तारीख, ठीक है। तो यहाँ पर खाली आपको छोड़ देना है एक आवासन लिख करके, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हैं। इसके बाद है 14 का नंबर मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। 2 अंक का है धीमान। धीमान में धी धातु है मेरे प्यारे बच्चों, और मतु प्रत्यय है, ठीक है, मतु प्रत्यय है। पठनियम में पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है। कौन सा है? अनियर प्रत्यय है। धनवती में धन शब्द है और मतु प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद है अगला, इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय। तो प्रत्यय एक शब्द का आपको बताना है। विद्यावती, विद्यावती में कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय है, ठीक है। और विद्यावती में मतु प्रत्यय है, श्रीमती में भी मतु प्रत्यय है, और लघुता में तल प्रत्यय है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों अगला क्या कह रहा है? रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आकाशः छात्रे सम स्नाति। तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। क्या लिखा हुआ है? सम, और सम शब्द मिल गया है ना, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर होगी आकाशे छात्रे सम स्नाति। तो इसमें होगी मेरे प्यारे बच्चों कौन सी? तृतीया विभक्ति। कौन सी? तृतीया, ठीक है। इसका सूत्र है सह युक्ते प्रधाने, ठीक है। सह युक्ते प्रधाने सूत्र में होती है तृतीया विभक्ति। यहाँ पर समम शब्द आ गया है, जहाँ पर सह शब्द आ जाए, साकम आ जाए, सार्धम आ जाए, समम आ जाए, तो वहाँ पर तृतीया होता है। फिर है रामेण साह, राम के साथ, रामेण साह। तो यहाँ पर सह शब्द आया है, तो जहाँ पर सह शब्द हो वहां पर भी तृतीया विभक्ति होगी। अभी आपको हम बताए हैं, ठीक है। फिर है अगला क्या कह रहा है? माँ तो हृदय कन्या प्रति स्निग्ध भवत। तो यहाँ पर प्रति शब्द आ गया है, तो जहाँ पर अभिता शब्द आ जाए, ठीक है, परिता आ जाए, समय आ जाए, निक्सा आ जाए, हा आ जाए और प्रति शब्द आ जाए, तो वहाँ पर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय विभक्त। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।